डॉक्यूमेंट्री पर कैंपस कैंपस कोहराम है। डॉक्यूमेंट्री पर लेफ्ट राइट का घमासान है। 20-25 लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, लोगों को मारा। ये नीतीश नारायण एसएफआई कैडर हैं। ये यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, झाड़ियों में लाठी डंडे लेकर के। डॉक्यूमेंट्री पर तेज सियासी संग्राम है। हिंदू और मुसलमानों के अंदर वैमनस्य फैलाने के लिए और मुसलमानों के वोट के चलते हुए ये कर रहे हैं। सत्य कभी न कभी बाहर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम हल्ला बोल करेंगे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर छिड़े संग्राम पर। लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तनाव बना हुआ है। कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गेट पर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं करने के आदेश दिए हैं, लेकिन एसएफआई स्क्रीनिंग पर अड़ा हुआ है। शाम 6 बजे तक का वक्त तय किया गया है इस स्क्रीनिंग के लिए। जामिया से पहले जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर बवाल हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मना करने के बावजूद जेएनयू छात्र संगठन ने स्क्रीनिंग तय की और फिर बात थाने तक पहुंची। जिस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हो रहा है वो बीबीसी ने तैयार किया है। ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर है। भारत ने इसे सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। कैंपस की सुरक्षा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बढ़ा दी गई है। 6 बजे का वक्त दिया गया है स्क्रीनिंग के लिए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े हुए हैं लेफ्ट के छात्र। और अब आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री में आखिर क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को यूट्यूब पर आया था, आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं, और कल यानी 24 जनवरी को दूसरा सामने आने वाला था। लेकिन उससे पहले इसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई है। वैसे फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज पर विवाद और सियासत पुरानी है। आप मेरे दूसरी ओर देख रहे हैं उन फिल्मों की लिस्ट जिसे बैन किया गया था। हम इससे जुड़े कई सवालों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि जेएनयू हो या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये दोनों ऐसे गढ़ बने हैं जहां से विवाद खड़ा हुआ है। जेएनयू से शुरू हुआ बवाल जामिया तक भी पहुंचा। जेएनयू कैंपस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग और फिर पत्थरबाजी की शिकायतों के बाद चंद घंटों के भीतर जामिया में लेफ्ट छात्र संगठन ने स्क्रीनिंग का ऐलान किया। एसएफआई के ऐलान पर जामिया प्रशासन हरकत में आया। बिना इजाजत के किसी भी तरह के आयोजन पर चेतावनी दी, लेकिन लेफ्ट का छात्र संगठन स्क्रीनिंग पर अड़ा रहा। फिर यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया और गेट के बाहर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। ना किसी को यूनिवर्सिटी कैंपस में घुसने की इजाजत और ना ही किसी को कैंपस से बाहर आने की। एक दिन पहले यानी मंगलवार की रात जेएनयू में भी जोरदार हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मना करने के बावजूद लेफ्ट के छात्रों ने स्क्रीनिंग का ऐलान कर रखा था। तय वक्त से पहले कैंपस की बिजली गुल हो गई। फिर छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। तब किसी ने पत्थर फेंक दिया। आधी रात को जेएनयू में जमकर बवाल हुआ। बात थाने पुलिस तक पहुंच गई। इससे गुस्साए छात्रों ने बसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनयू में बवाल को लेकर लेफ्ट और राइट के छात्र संगठन आमने सामने हो गए। जेएनयू छात्र संघ ने आरोप लगाया कि पत्थरबाजी एबीवीपी ने की, तो एबीवीपी ने कहा कि लेफ्ट ने बाहर से गुंडे बुलाए। जिन्होंने पत्थरबाजी की, लोगों को मारा, उनके जो खिलाफ जो एफआईआर था हमने दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने ये बोला है कि वो लोग तहकीकात करना कल से शुरू करेंगे एवं हमने पुलिस को बोला है कि सीरियसली इस मैटर को उठाया जाए। एक जस्टिस का मांग करने का वो हम लोग उठाते रहेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये चीज हो रहा है कलेक्टिवली। हर बार ये हो रहा है कि ये लोग अनपनिश जा रहे हैं। अगर यहाँ मीडिया नहीं होती तो मैं पक्का कह सकता हूँ इनकी मॉब लिंचिंग हो गई होती, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके की तैयारी है। नीतीश नारायण एसएफआई कैडर हैं। ये यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, झाड़ियों में लाठी डंडे लेकर के। जेएनयू के अंदर जामिया के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो चेहरे हैं इसमें से सिर्फ 2 जेएनयू के हैं।
बाकी सब ये लोग कौन है? मीडिया के, ये एबीपी का तो एक्टिविस्ट था नहीं, जो भी हम फुटेज दिखा रहे हैं मीडिया के माध्यम बाहर से लोग हैं। एग्जैक्टली, ये सब बाहर के। जामिया और जेएनयू में स्क्रीनिंग पर बवाल के बावजूद कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में भी गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है। नया फैसला कोलकाता के प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से ली गई है, जो बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के जो एसएफआई यूनिट है उनके तरफ से इसका एक ओपन स्क्रीनिंग बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री का किया जाएगा। वो 27 जनवरी की जाएगी। इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो चुकी है और बवाल भी हो चुका है। दरअसल गुजरात दंगों पर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसे सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बताया है। बीजेपी कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट्री दो समुदायों को बांटने की कोशिश है, तो कांग्रेस सरकार पर डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का आरोप लगा रही है। निरंतर समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के अंदर वैमनस्य फैलाने के लिए और मुसलमानों के वोट के चलते हुए ये कर रहे हैं। ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये समाज के अंदर जो वैमनस्य ना फैले उसकी चिंता की जा रही है। सत्य कभी न कभी बाहर आता है, तो उसका सामना करने के लिए राजनेताओं को और राजनीतिक दलों को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कांग्रेस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का बचाव कर रही है, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री के विरोध में पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है। I, as a person, especially from where I come from, I have a lot of huge difference of opinion with the BJP. But when it comes to certain things, especially things pertaining to our core interests, our core national interest, including any threat to our sovereignty, these are not issues we should be playing politics with. So this is what I have, in a mild manner, mentioned in it. He's a non-entity for me, quite frankly. He was not an office bearer of the state. He was appointed a co-coordinator some years back. He has not once put out a single post on Bharat Jodo Yatra. Instead of giving peons of Gyan on, the country and things, he should in fact have been doing his work. Who is he? आने वाले दिनों में कई दूसरी जगहों पर भी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी है, लिहाजा तय मानिए कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। हल्ला बोल में कुछ ही देर में हमारे साथ अनिल एंटनी जुड़ेंगे, जो कि AK एंटनी के बेटे हैं और जिन्होंने ट्वीट करके पहले ये कहा कि बीबीसी या कोई भी विदेशी इस तरह की डॉक्यूमेंट्री को वो सही नहीं मानते हैं। उसके फौरन बाद उन्होंने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि उन्हें इतना ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों को वो छोड़ रहे हैं। अनिल एंटनी हमारे साथ होंगे, कबीर बेदी हमारे साथ जाने माने एक्टर होंगे, वो भी इस डॉक्यूमेंट्री के विरोध में सामने आए हैं। हमारे साथ कई अन्य मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब, जो कि नेता है CPI के, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर के तौर पर, संघ के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर परवेश चौधरी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JNU के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी देवान, वामपंथी छात्र नेता, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम मेहमानों के पास जाऊं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही अरविंद ओझा। सबसे पहले अरविंद, आपके साथ शुरुआत करते हुए, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर तो भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। 6 बजे का वक्त तय किया गया है स्क्रीनिंग के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन लगता है नहीं है कि स्क्रीनिंग हो पाएगी, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त हो चुका है और बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर कोई इस तरह की असेंबली होती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर जरा आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर न सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैनाती है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती है। ये आप एक गेट देख पा रही होंगी। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको दूसरा गेट भी दिखाएं और समझाने की ये कोशिश करें कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है स्क्रीनिंग को लेकर। ये जो गेट कैंपस का एरिया है, इस पूरे कैंपस के एरिया में पुलिस फोर्स की तैनाती है। SFI के कुछ जो एक्टिविस्ट थे उनको डिटेन किया गया। सुबह के वक्त जब ये जानकारी मिली दिल्ली पुलिस को, उसके बाद से ही 4 जो SFI के एक्टिविस्ट थे उनको डिटेन किया गया। कुछ यहाँ पर प्रोटेस्टर थे, उनको भी डिटेन किया गया। लेकिन
स्क्रीनिंग वो यहां पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने खुद एडवाइजरी जारी करके ये कह दिया कि अगर कैंपस के अंदर और गेट पर किसी तरह की भीड़ जमा होती है स्टूडेंट की, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नंबर 1, पहले 4 बजे स्क्रीनिंग होनी थी, उसके बाद 6 बजे का वक्त निर्धारित था, लेकिन स्क्रीनिंग होना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जरूर है कि यूनिवर्सिटी कैंपस का जो बाहर का एरिया है वो छावनी में तब्दील हो गया है। ठीक है, जल्दी से ऐश्वर्या वहां का हाल दिखा दीजिए। देखिए अरविंद, आपको बता रहे थे कि इस तरह से छावनी में तब्दील हो गया है जामिया का ये पूरा इलाका, और ये सच है। पीछे आप मेरे देखेंगे अंजना, ये गेट नंबर 7 है। गेट नंबर 7 सबसे महत्वपूर्ण गेट है, क्योंकि यही गेट है जहां पर कहा गया था कि असेंबल होंगे 4 बजे और प्रोटेस्ट किया जाएगा। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे सुरक्षा जो तैयारी की गई है वो इसीलिए की गई है कि अगर छात्र भारी तादाद में आते हैं सामने तो उनको यही रोक दिया जाएगा। और गेट पर भी अंजना, मैं आपको बता दूं, ताला लगा दिया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गेट को बंद इसीलिए किया गया है ताकि बच्चे जो है वो अंदर से बाहर ना आ सके, और सुरक्षा भी जो यहाँ पे सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है। ये देखिए, एक बच्चे को यहाँ से इस वाले गेट से अभी एंट्री नहीं मिली है। तो ये सब इसीलिए किया गया है ताकि ये सुरक्षित किया जा सके, पूरा इलाका जो है इसको बंद किया जा सके। और जिस तरीके के कल पत्थरबाजी के जो केस सामने आया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंजना, वैसा कुछ जामिया में आज देखने को ना मिले, इसी वजह से इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अंजना, चलिए, ब्रिटेन में तैयार ये बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर देश में ये बवाल आप देख रहे हैं, कैंपस टू कैंपस। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर इसके विरोध में आ रहे हैं कि आखिर विदेश में बने एक डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग पर लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आप भी दिनेश वार्ष्णेय साहब खड़े करना चाहेंगे? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग को लेकर, इसकी मंशा को लेकर सवाल क्यों ना पूछा जाए? और जो ब्रिटेन में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर सियासी अखाड़ा यूनिवर्सिटीज को बनाया जा रहा है वाम दलों की तरफ से, ये आरोप है। अंजना जी, सीधी सारी बातें, ना तो मैं और ना मेरी पार्टी किसी भी साम्राज्यवादी मीडिया घराने या मीडिया हाउस के समर्थक नहीं है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं, वामपंथी कब से बीबीसी का समर्थन करने लगे? ना हम भारत में गोदी या मोदी मीडिया के समर्थक हैं, परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आज से 3 महीने बाद ये फिल्म अलाउ कर देगा मोदी जी? कर देंगे? तब भी आप कहेंगे टाइम की प्रॉब्लम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सत्य को दिखाने से डर के, एक झूठ बोलोगे 100 बोलने पड़ेंगे, क्यों नहीं दिखाना चाहते? सब जानते हैं जनरल जमीरुद्दीन शाह अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मिलिट्री लेके वाजपेयी जी ने भेजी थी, प्रधानमंत्री जी थे, कि उन दंगों को रोकिए। 24 घंटे से ज्यादा उनको वाहन नहीं दिए गए। रात के अगले दिन रात के 2 बजे वो मोदी के घर जाके वाहन मांगते हैं, 48 घंटे में वो दंगे रोक देते हैं। उसके बाद एक रूल है मिलिट्री में कि डिप्लॉयमेंट की डायरी लिखी जाती है, जब वो खत्म हो जाता है उसको वार डायरी कहते हैं। वो डायरी में उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे में 48-24 घंटे तक वाहन नहीं दिए गए, हमने इतनी देर में दंगे। कोर्ट में क्यों नहीं गए? सुन लीजिए, वो कोर्ट में सरकार ने डायरी जमा नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्यों नहीं गए? आर्मी के चीफ जनरल पद्मनाभन ने कहा कि मैं इस डायरी को सपोर्ट करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस डायरी को जमा नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। क्या समस्या है और सच्चाई दिखाने में? मतलब आप 3 महीने बाद, नहीं आप 3 महीने बाद दिखवा दीजिए। सब बिके हुए हैं जी? नहीं, सब 3 महीने बाद दिखवा दीजिए। माना तो वही जाएगा ना जो इस देश की अदालतें तय करेंगी। देखिए, अदालत उनके फैसलों पर भरोसा है या नहीं है? अदालत, मेरी बात सुनिए, अदालत ने तय कर दिया। हो सकता है कि उस समय अदालत के सामने बहुत सारे तथ्य नहीं आए हो। अच्छा, इतने सालों तक जो सच्चाई। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये कहते हैं कि 27 तारीख को मीटिंग नहीं हुई मंत्रियों की। दोषी बाद में जब सुन लीजिए, जब कोर्ट में आता है, नहीं अंजना जी, जब कोर्ट में आता है तो कहते हैं ये हिरण पांड्या उस मीटिंग में नहीं था। ये कहते हैं पुलिस की मीटिंग नहीं हुई। जब वो संजीव भट्ट वहां कमीशन के आगे बोलता है तो कहते हैं साहब ये मीटिंग हुई थी पर संजीव भट्ट नहीं था। एक झूठ बोलोगे 100 झूठ पकड़े जाएंगे। एक कॉन्स्पिरेसी सामने लाएंगे, 100 कॉन्स्पिरेसीज और आएंगे। चिल्लाइए मत सर, सर मैं शाउटिंग मैच करने नहीं बैठी हूँ। आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि चीखे और चिल्लाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कहिए, तर्क में दम होगा, जनता सुनेगी। प्लीज डोंट स्क्रीम, सवाल तो सुनेंगे ना। आप ही बोल रहे हैं जब से शो शुरू हुआ है। प्लीज लिसन सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि कोई दोषी है या निर्दोष है, ये दिनेश वार्ष्णेय या कोई A-B-C तय करेगा या इस देश की अदालत तय करेगी? कोई दोषी है या ना दोषी है ये देश की अदालतें भी तय करेंगी, देश की जनता भी जानेगी सच्चाई क्या थी और क्या नहीं दिखाई गई। नया केस फाइल कीजिए ना अगर आपको लगता है कि जांच पूरी नहीं हुई है। क्या समस्या अंजना जी, अगर कोई सच्चाई दिखा देते हैं, चलो आप कह दो, आज ये परमिशन दिलवा दीजिए कि ट्विटर इस फिल्म को 3 महीने बाद अपलोड कर सकता है, टाइमिंग ठीक हो जाएगी। पिच बदल दिए? क्यों नहीं?
आप क्यों प्लेइंग ग्राउंड बदल रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। दोषी या निर्दोष? सच तो इस देश की अदालत से पता चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय में वो डायरी जनरल पद्मनाभन की, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, क्यों नहीं रखी गई? आप जाइए डायरी, आप जाइए जानना चाहते हैं। आरटीआई फाइल कर सकते हैं आप जानने के लिए। उसी समय के प्रधानमंत्री, करना कुछ नहीं है, खाली ज्ञान देना है। उसी समय के बोल रही हूँ ना सर, अंजना जी, इतने साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसी साल के देश की जनता से सच क्यों छुपा रहे हैं? अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे? वाजपेयी जी थे ना। वाजपेयी जी ने मोदी से इतनी दूर में क्या कहा? राज धर्म का पालन करो। क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल देगा राज धर्म का पालन करो? आपका बस अब शुरू हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ सर, दोषी या निर्दोष, जनता को क्यों देश के आप मूर्ख बना रहे हैं? अगर आपको लगता है, जनता को पता लगना चाहिए सच्चाई क्या है। जाइए ना, सच लाइए। अरे यहाँ अधिनायकवादी राज्य चलेगा क्या? अरे अधिनायकवाद है कि राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। राजा सर्वोच्च है, वो भगवान है, वो देवता है। देवता के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा। ये कौन सा प्रजातंत्र है साहब? अरे प्रजातंत्र में आने दीजिए पड़ेगा ना। ये वो ये सिर्फ विश्वविद्यालय में डिस्कशन नहीं होगा तो कहाँ होगा? सर, हीरो बनने के लिए कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो सब कर सकते हैं। चौक चौराहे पे चलिए, खूब भाषण आप भी दीजिए, कोई और भी दे, लेकिन सच तो सामने, सच तो सामने आएगा ना। लिंक को डाउनलोड क्यों नहीं करने दिया? जनता में और क्यूरियोसिटी बढ़ी और फंस गए। सूचना के युग में आप उसको असूचना का युग बनाएंगे तो फंसोगे। सच तो अदालत के जरिए ही आएगा ना। यहाँ पर आपका कोई जवाब नहीं आता, यहाँ पर आकर आपके फिर गोली बदलने लगते हैं, भाषण देने लगते हैं। सच तो कोर्ट से आएगा। यू ओ इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। जाइए कोर्ट। नहीं, क्यों जाएंगे कोर्ट? क्यों नहीं जाएंगे? तो जनता की अदालत क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे कोर्ट? क्यों नहीं जाएंगे? जनता की अदालत में जाएंगे। आपको अदालत पर जनता की अदालत सबसे चलिए ठीक है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि बैन क्यों किया? चुनाव जीते तो जनता की अदालत है। मिस्टर रागी बैन क्यों जनता की अदालत में जाएंगे। मिस्टर रागी बैन क्यों किया? मिस्टर रागी। अंजना जी देखिए, आप विश्वविद्यालयों की हालत देखिए। JNU, जामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये वामपंथियों के अड्डे हैं। एक वामपंथी इस्लामिस्ट टूल किट इस देश में काम करता है जो कैंपस से नैरेटिव चलाता रहता है। मैं दूसरी बात आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ, मैं आपसे पूरा जवाब लूँ प्लीज सर। नो क्रॉस स्क्रीमिंग सर प्लीज, ये शाउटिंग मैच नहीं करते हम लोग आज तक। प्लीज सर, प्लीज अपनी बारे में बोलिएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल एंटनी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि AK एंटनी के बेटे हैं, और कबीर बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कबीर बेदी जाने माने एक्टर हैं, विदेशों में भी इन्होंने कई फिल्में की हैं। आपने कबीर बेदी साहब, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कबीर बेदी साहब, आपने बहुत सारी विदेश में रहकर भी फिल्में की हैं और पूरी दुनिया को देख रहे हैं। क्या BBC के इस डॉक्यूमेंट्री के आप समर्थक नहीं हैं? क्या आपको लगता है, क्या है आपकी वजह ऐसे सोचने की कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री कोई विदेशी मीडिया चैनल बनाए तो उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए एक देश के रूप में? डॉक्यूमेंट्री कोई बनाए हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस किस्म की डॉक्यूमेंट्री बनाए समर्थन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मेरा खून खौल उठा। इतनी बायस डॉक्यूमेंट्री मैंने कभी नहीं देखी। ओपनिंग 2-3 मिनट में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में धार्मिक उथल पुथल मच रहा है। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ 8 साल में एक मेजर कम्युनल राइट नहीं हुआ है, और ये अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में हलबली मची हुई है धार्मिक मामलों में। तो इसका असल बात है BBC ने क्या किया, उन्होंने गोधरा को लेके फिर से इन्वेस्टिगेशन की अपनी, और कंक्लूजन उनका स्टार विटनेस था जैक स्ट्रॉ, जो एक मिनिस्टर था पिछले गवर्नमेंट में, और वो कहने लगा मोदी साहब डायरेक्टली इम्प्लिकेटेड। अब ये मुद्दा गोधरा में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मुसलमानों ने हिंदुओं को जलाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, बहुत बुरा हुआ। पूरे देश को तकलीफ हुई इस बात की। मैंने सब सिचुएशन वी सफर्ड बिकॉज ऑफ सिचुएशन। लेकिन जब सारी इंक्वायरीज हो चुकी हैं और जब मोदी साहब को निर्दोष रखा गया एज फार एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द रायट्स आर कंसर्न्ड बाय द इंडियन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक 2 SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने उनको नॉट गिल्टी साबित किया। तो BBC की अपनी इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि नहीं, हमें तो लगता है वो इन्वॉल्व हैं, और जैक स्ट्रॉ साहब कह रहे हैं हाँ मैं तो सोचता हूं कि इन्वॉल्व हूं। जैक स्ट्रॉ वही आदमी है जिसने पूरे बर्तान को कहा कि
202 के बाद इराक वॉर के पहले कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी सामूहिक विनाश के हथियार पड़े हुए हैं इराक में, और इसलिए विलायत और अमेरिका को इराक के खिलाफ जंग लड़ना चाहिए। पता नहीं कितने नौजवान मरे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, और इनके गलत विश्वास पे, इनके गलत कहने पे, क्योंकि कोई वेपन मास डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं मिले। ठीक है। और इस आदमी को आपने स्टार विटनेस बना दिया है गोधरा राइट्स के बारे में, जहां की सारे मुद्दे जो थे रिलेटेड टू गोधरा राइट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो अंतरधार्मिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहती है, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को बैन करना चाहिए। आमतौर में मैं बैन के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन जहां हिंसा प्रमोट होती है तो मैं कहता हूं ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज को बैन करना चाहिए। और ये वजह क्या है, ऐसी डॉक्यूमेंट क्यों बनाए? हजारों टॉपिक्स हैं दुनिया में, ये मोदी को टारगेट क्यों करते हैं? ये क्यों टारगेट करते हैं कि मोदी साहब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस इलेक्टेड इन द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वन मोमेंट, हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तब तक ए.के. एंटनी साहब के बेटे अनिल एंटनी जी भी हमारे साथ है। सर आप बने रहिए। अनिल एंटनी जी हमारे साथ हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे हैं। अनिल एंटनी ने ये लिखा कि भारत के सॉवरेनिटी को ये कहीं ना कहीं उसके साथ समझौता है अगर हम बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करते हैं। अनिल जी, उसके बाद में आपने कांग्रेस पार्टी की सभी पदों से भी इस्तीफा दिया है। क्या वजह थी कि आप इस डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए होने के बावजूद आपने इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ बोला? क्या वजह थी अनिल जी? मिस्टर अनिल एंटनी, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू वेल। यस। क्या आप हिंदी समझते हैं? हाँ, समझ सकता हूँ, लेकिन I'll tell back, I'll speak back in English if it is okay. ठीक है। तो आपने कांग्रेस, you were rather with the Congress party, but you still chose to oppose this documentary. मतलब आप बावजूद कांग्रेस पार्टी के, आप ए.के. एंटनी के बेटे, फिर भी आपने इस डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ कहा और कहा ये भारत की सॉवरेनिटी के साथ समझौता होगा अगर हम समर्थन करें तो। क्या वजह थी? Why did you do this? Why did you oppose it? See, my views were very clear. Yesterday I had made a tweet which was just around 3 to 4 lines, but whatever I had said in that particular tweet was very clear. I am very proud of the fact that we are the world's largest as well as the oldest democracy. And I do believe that in a democracy, I don't believe in this unnecessary bans and blockages, whether it is a book or a documentary or a film or a show or whatever it is. Personally, I feel that everything should be allowed to be showed or screened because this is a free country and that is how a democracy should be. However, at the same time, whatever we are doing, we should also be concerned about certain larger issues. And this is one of those situations where I would say that because of certain specific scenarios, we should also be considered about where this documentary is coming from. And in this particular documentary, you actually, I raised some concerns because here you have a documentary where. अगर आप कोशिश करके थोड़ी हिंदी भी, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी हैं अनिल जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करी हूँ थोड़ी हिंदी। डॉक्यूमेंट्री इस डॉक्यूमेंट्री का ब्रेन्स है एक, इनका नाम जैक स्ट्रॉ। ये जैक स्ट्रॉ 2004 में इराक युद्ध उनका ब्रेन है। ऐसे लोगों, मतलब 2004, actually whoever is the master brain behind the Iraqi war, these kind of people are actually responsible for this particular documentary. And then you are bringing such a documentary into this country. Obviously, as a concerned Indian, I will be very concerned that there are other vested interests, which I raised. The second thing along with that I said is, let's say this is a documentary and it comes from BBC, it is a state-funded channel. Plus, end of the day, I do not want a scenario where
let's say, any of our Indian institutions are actually compromised, or anybody in this country actually thinks that any foreign institution actually has a higher locus standing than any Indian institution. So I said that the sanctity of our institutions should never be compromised. And that is why I said what I did. And I think that is what every single Indian, 99% of Indians in this country who actually, I think they will agree with what I said. And that is partisan politics shouldn't come आप पर दबाव है, क्योंकि आपने उसके बाद वाले ट्वीट में साफ लिखा है कि मैंने सभी रोल से रिजाइन कर लिया है। असहिष्णु कॉल्स आपको आ रहे थे कि ट्वीट को वापस लो, और ये वो लोग कर रहे थे जो फ्री स्पीच के लिए लड़ाई करते हैं। आपने सभी पदों को छोड़ दिया। किस तरह का दबाव आपने उस ट्वीट के बाद झेला है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। There were certain people who wanted that tweet to be retracted. Some people actually wanted that tweet to be, let's say, clarified and reclarified and corrected. But I feel that I had stood with my convictions and my conscience, and I made a choice where I very clearly specified that partisan politics shouldn't come above national interest. And I think that is a very generic statement which I believe is true. So I was not willing to correct it, and hence I, for the next 12 to 18 hours, faced a lot of online abuse, a lot of hatred abuse, a lot of threats, a lot of online hate. And I think that at this stage, I don't have to bear any of it. So I just resigned because I think this environment is too toxic for me. अनिल जी, क्या आपके पिता ने या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने आपसे बात की इस ट्वीट को लेकर कि ये सही नहीं है? No, after that I haven't spoken to anybody. Whatever decision I have taken is my own decision based on my own judgment, my own conscience and my own convictions. It is my own personal choice, and I haven't spoken to anybody else in the party after that. कबीर साहब, कई लोगों ने लिखा है, और उस वक्त डीजी जो गुजरात के थे उन्होंने भी लिखा है कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है इस देश में, औपनिवेशिक सोच है, मानसिकता है, जिसकी वजह से हम बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आंदोलन इस बात को लेकर नहीं हो रहे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई कैसे बेहतर हो, इस बात को लेकर कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, अगर ये बैन या फिर प्रतिबंधित की गई है तो इसको ये जरूर दिखाना है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसी का एक्सटेंशन है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सच सामने आना चाहिए इसलिए वो इसे रख रहे हैं? देखिए, कॉलोनियल माइंडसेट इन दिस सेंस के वो समझते हैं कि इंडिया की बात, दे हैव अ राइट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, एंड दे डू, बट नॉट इफ दे आर डिस्टर्बिंग the peace of India, not if they are questioning the judiciary of India. You see, ultimately बात ये है कि बीबीसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रही है? हजारों टॉपिक्स हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए, कई टॉपिक्स हैं। आप मेरा सोशल मीडिया पढ़िए, सब कुछ मैंने कहा है वहां, ऑल माय पोजीशंस, क्योंकि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री है। ब्रिटिश बीबीसी जो है पब्लिक के फंड से बनती है, और ये पब्लिक फंड्स शुड बी फॉर पब्लिक गुड, उनके अपने पब्लिक गुड के लिए। क्या अच्छाई है इसमें कि ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम रिलेशंस खराब हों और ऐसी डॉक्यूमेंट्री आप बनाएं जो आपके मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी हिंदू मुस्लिम टेंशन इंक्रीज करें, और ऐसा मुद्दा उठाएं जो कोर्ट्स में डिसाइड किया गया है, बात खत्म हो चुकी है, वी ऑल सफर्ड, वी ऑल सॉ द प्रोसेस, और ये फैसला हमने कर लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। आप उनके रेपुटेशन को धब्बा लगाना चाहते हैं, क्यों? इट इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल बीबीसी। बीबीसी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो मुझे समझ नहीं आती है कैसे बना सकते थे। किसने सोचा कि ये पब्लिक गुड के लिए? किस पब्लिक के गुड के लिए? नो गुड इज सर्व्ड एट ऑल, क्योंकि दिस मैटर इज सेटल्ड, और आप फिर से लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ द बीबीसी, एंड whereas मैं बैन ये नहीं कहता कि चीजों को बैन करना चाहिए, पर इस इंस्टेंस में क्योंकि पब्लिक ऑर्डर की बात है, क्योंकि आप रिलीजियस सेंसिटिविटीज को और अंतर धार्मिक हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं,
और उसके बारे में बता रहे हैं ताकि लोग नाराज हों, एक कम्युनिटी के, एक धर्म के या दूसरे धर्म के। ठीक है, ये बहुत गलत बात। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर आपसे, बीबीसी की क्या इच्छा हो सकती है? मतलब बीबीसी तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, वहां पर जो भी उनका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी क्या पर्पस हो सकता है? अगर हम कह भी रहे, उन्हें क्या हासिल होगा इससे? मतलब कोई भी अगर हम कहेंगे बायस है, ये है, तो आपको उसके पीछे एक मोटिव बताना। सेंसेशनल चीज उन्होंने ढूंढी है, बहुत सेंसेशनल मुद्दा उन्होंने ढूंढा है, और जैक स्ट्रॉ साहब ने कह दिया कि वो सोचते हैं कि मोदी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे जैक स्ट्रॉ साहब डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियन है। आज तक नहीं बता सर जैक स्ट्रॉ साहब की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ था, आज तक नहीं बता पाए वो। मुल्क तबाह हो गया, आज तक नहीं बता, इराक में थे ही नहीं, इराक तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया, मारे गए, और जैक स्ट्रॉ साहब अभी भी खड़े हैं और बयान दे रहे हैं कि मोदी साहब इज रिस्पॉन्सिबल। कौन है जैक स्ट्रॉ? क्या है इनकी इंक्वायरी? कोई जुडिशियल कमीशन भेजी थी उन्होंने, हमारी जुडिशरी ने ये बात तय की है। कौन होती है बीबीसी उसको चैलेंज करने के लिए, और क्यों? सबसे बड़ी बात यह, क्यों? या क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी हो गई है, या क्योंकि हमारी G20 की प्रेसिडेंसी शुरू हो गई है, दुनिया हमें दूसरी नजरों से देखने लगी है, बहुत रिस्पेक्ट और आदर के साथ देखने लगी है, शायद उनको कुछ तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या, लेकिन इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती, और मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि बीबीसी जैसी इंस्टीट्यूशन ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए जो गटर जर्नलिज्म, दैट्स व्हाट आई कॉल्ड इट ऑन माय सोशल मीडिया, चीप सेंसेशनलिज्म, कि लोगों को एक्साइट करो, प्रोवोक करो। क्यों? What public good is served by a public broadcasting corporation like BBC by making a documentary called The Modi Question? None. So I am very opposed to this documentary. धन्यवाद आपका कबीर बेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। और जैक स्ट्रॉ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा उन्होंने इराक के लिए कहा था, जिसमें धीरे धीरे बात बढ़ती गई और इराक वॉर की नौबत आई, एक पूरा देश तबाह हो गया। जैक स्ट्रॉ तो आबाद रहे, लेकिन वहां पर ना आज तक WMD मिला, ना इस तरह की कोई बात उनकी कही हुई सही हुई, और ना ही अकाउंटेबिलिटी उनकी तय हुई। यहां से बहुत सारे सवाल हैं जो अन्य खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में NSUI ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वो जल्दी से आपको बता दें। पंजाब यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग अब NSUI की तरफ से कराई गई है, जो कि कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट्स विंग है, उन्होंने इस फिल्म की वहां पर स्क्रीनिंग कराई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे संगीत रागी जी, आपकी बात जो आप जवाब दे रहे थे प्रोफेसर वार्ष्णेय को, वो बीच में रुक गई थी। वो ये कह रहे हैं कि सब वाहवाही नहीं करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्री बननी है तो बनेगी, देश में बने विदेश में बने, उसको रोकना उसका इलाज नहीं है। देखिए, मैंने कहा था कि ये पूरा, क्योंकि भारत जो है वो विश्व G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हाँ। और नरेंद्र मोदी भारतीय न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि वैश्विक राजनीति के एक चमकते हुए ध्रुव तारे की तरह उड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो एक टूल किट काम करता है, वामपंथी इस्लामिस्ट, और उसमें आज के दिन में कांग्रेसी भी जोड़ दी है। तो जो ये सब नरेंद्र मोदी को राजनीति में नहीं हरा पाए हैं, वो फिर 2024 से पहले और G20 देश की अध्यक्षता के समय वो इस प्रकार का विमर्श खड़ा करना चाहते हैं। लगातार बोले हैं मिस्टर वार्ष्णेय, मतलब अपने आप को सुनना सिर्फ है तो सर बहस नहीं हो सकती ना, उसके लिए फिर आपको जाके कहीं आंदोलन करना होगा। बहस में सबको बोलने का, जैसे आप बोले 4-5 मिनट बोले ना शुरू में, अब सुनने की भी धीरे वो रखिए, सबको बारी बारी से बोलना है, जल्दी से बात पूरी कीजिए मिस्टर आगे। देखिए अंजना जी, वो नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक और बात जान लीजिए, G20 की जो बैठक है वो कश्मीर के अंदर है। G20 की जो बैठक है वो कश्मीर के अंदर भी होने वाली है, और कुछ ऐसे देश हैं जो इसका विरोध भी करने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी इस्लामिस्ट और कांग्रेसी किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को पीछे, उनको कंप्रोमाइज की स्थिति में लाना चाहते हैं, ऐसा नैरेटिव खड़ा करके। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ठीक, जल्दी से करके सच्चाई यही है। प्लीज इतने देर तक आप एक एक बात कह के आपने इतनी बातें कही, मुझे 10 सेकंड और बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए। मैं कह रहा हूं सच्चाई तो यही है कि 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था,
कल यदि वही तस्वीर लेकर के और वही डॉक्यूमेंट्री बना करके इस देश के सारे शहरों में घुमा दिया जाए, सारे गांवों में घुमा जाए, तब जाकर के देखिएगा ये सारे ये वामपंथी और सारे आपने घुमाई थी, वो तो घुमाई थी आप गुजरात में। एक साथ मत बोलिए, स्टूडियो का ही ऑडियो टिप कर दीजिए अगर सब बोले हुए मिलेंगे उनकी और कहेंगे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम्युनलिज्म फैला रही है। ठीक है, अगर आज इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वो कह रहे हैं कि गोधरा के कांड पे सिर्फ बन के दिखाई जाए तो बोला जाएगा देश को बांटने के लिए ये किया जा रहा है, तो फिर ऐसे वक्त पर इसकी जरूरत क्यों? मिस्टर देवाल। अंजना जी, पहले तो आपको जेएनयू की तरफ से राम राम हमारी, और दूसरा बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय रहा हो, चाहे अटल बिहारी जी का रहा हो, चाहे अब नरेंद्र मोदी जी का रहा हो। और हर सरकार से हम सवाल पूछते हैं क्योंकि इसी के लिए हमें बनाया गया, और सवाल जो है वो किसी नेशन, किसी राष्ट्र की बाउंड्री में नहीं बंधे होते हैं। तो पहला तो ये बात। और दूसरा आपको ये बता दें कि संस्कृत में एक श्लोक बचपन में पढ़ते थे कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मतलब धर्म की रक्षा सत्य करता है, और उसी प्रकार से विद्या जो है उसको बार बार उसको पढ़ना, विद्या को रिपीट करने से विद्या की रक्षा होती है। तो जेएनयू वही काम कर रहा है, विद्या की रक्षा कर रहा है। रोहित आ रही हूँ, रुक जाइए, बीच में नहीं, उनको पूरा करने दीजिए सभी को, उसके बाद में फौरन आपके पास अब सीधी बात है, देखिए मैंने तो डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं भारत के संस्थानों की इज्जत करता हूँ। मतलब आप भी मानते हैं कि उसको देखने की जरूरत भारत नहीं, मैं आपके शब्द में नहीं बोलूंगा ना, पूछ रही हूँ भाई मैंने देखी नहीं, जब बैन कर दिए तो कैसे देख पाएंगे मैडम? वहाँ तो बारकोड दिखा रहे हैं वहाँ पे। मैं नहीं देख पाया, अभी देखूंगा जरूर, मैं देख नहीं पाया। लेकिन बात यह है कि भारत के संस्थान, मुझे भारत की सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट है, भारत के प्रधानमंत्री की पद पे ट्रस्ट है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर बनी है, जिस पर टिप्पणी उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने कही थी कि उन्होंने अपना राजधर्म का पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा? मैडम, देखिए सत्यम किम प्रमाणम, अभी देखिए जैसे सवाल पूछ लो तो फिर सत्यम किम प्रमाणम, मैं क्या पूछ रही हूँ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हमारे दादाजी कहते थे जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। मेरे दादाजी कहते थे जहाँ गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत है तो भैया लोगों को देखने दो, देखने के बाद तय कर लेंगे। क्यों और अगर सच में ये अंग्रेजी हुकूमत चाह रही है भारत को परेशान करना, तो आज भारत सरकार तय करे कि ब्रिटिश सरकार को बोले कि ये आपने होने कैसे दिया, अपने सारे संबंधों को तोड़े। देखिए आप जानबूझ के देश को भटकाना चाहते हैं। अपनी आवाज आप देखिए मैडम, अपनी आवाज नहीं, आपको क्लियर जेएनयू का स्टैंड बता रहे हैं कि हम पहले देखकर बताएंगे ना उसमें सच है कि सच है झूठ है क्या है। तो बाबू बजरंगी बोला था, बाबू बजरंगी जो गिरफ्तार हुए थे जेल, रोहित की आवाज उठा दीजिए, यहाँ स्टूडियो की डिप कर दीजिए। रोहित जवाब दीजिए, बैन क्यों, बैन क्यों, रोकने की क्या जरूरत है? कि जेएनयू में अगर सवाल पूछे जाते हैं तो जेएनयू में ऐसी नारेबाजी क्यों की जाती है? जेएनयू में जो चीजें बैन है प्रशासन ने पहले आपको दे दिया, ऑडियो नहीं जा रहा, एक बार में एक का ही जाएगा। हाँ, जैसे ही प्रशासन ने इनको रोक लगा दिया, फिर भी ये दिखाने का क्या है? जेएनयू के कैंपस में दिखाने की क्या आवश्यकता थी? जिस जेएनयू के अंदर अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, जिस जेएनयू के अंदर पीएचडी का वाइवा हो रहा है, सबमिशन हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का माहौल होना चाहिए, वहां पे आप जामिया से लोगों को बुलाकर बुलाते हैं। वहां पे नीतीश नारायणन एसएफआई का पत्थरबाजी करते दिख रहा है, वहां पे आमिर जमीन जो है एसएफआई का कार्यकर्ता वो पत्थरबाजी कर रहा है। कोई नियम मानोगे प्लीज, प्लीज सर, एक साथ नहीं। यूनिवर्सिटी में अगर पत्थरबाजी नहीं दिखाना मत दिखाओ, अपने दर्द के लिए एक दवा खा लीजिए, यहाँ पे मत चिल्लाइए। दर्शकों के कान में दर्द हो जाता है, दर्शकों के कान में दर्द हो जाता है। दो लोग एक साथ थोड़ा दर्द भी तो एक बार में सनी जी दर्द की दवा खाइए। अगर आपको दर्द है तो दवा खा लीजिए। मैं आप बोलिए मैं दवा मंगा दूं, एक साथ मत चीखिए। नो शाउटिंग मैच, प्लीज प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, नो शाउटिंग मैच प्लीज सर। उसका इलाज मिस्टर रोहित जवाब दीजिए, आपको बोलने, आप किसी को मैंने बीच में नहीं बोलने दिया, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। अंजना जी, सबसे पहले मेरा इनसे एक सवाल है, जब बीबीसी जो कि क्वेश्चनेबल है, जिसका एक कॉलोनियल नेचर है, जिसको 1970 में इंदिरा गांधी ने खुद उनकी ऑफिस सहित उखाड़ फेंका था, उनको भगा दिया था, आज के समय में जब वो भारत पे हिट जॉब कर रहे हैं, जो तमाम कमेटियां बन चुकी है, नानावटी कमीशन रहा हो, एसआईटी रहा हो, जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया, सर्वसम्मति से जो भारत के जनमानस ने एक्सेप्ट कर लिया जिस फैसला को, उसको सवाल करना, ऐसे समय में जहर फैलाना, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि कल रिपब्लिक डे है जिसमें हम श्रमिकों को राष्ट्रपति बन रहे हैं, सिर्फ इसलिए गुमनाम नायकों को हम इज्जत कारण से अगर बीबीसी कर रही है, तो ये काले कैंपस में जेएनयू में
इस कैंपस में, इस देश के अंदर ऐसा समर्थन लेकर के क्यों आए हैं, जिसको आज के समय में चर्चा होनी चाहिए कि भारत जो है विश्व कल्याण की तरफ कैसे लेके आ रहे हैं। मेरे भाई ठीक है, रोहित अब जवाब सुनिए, रोहित जी देखिए सीधी बात कर रहे हैं। मोदी जी को चुना गया था बेरोजगारी पे बैन लगाने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, वो तो उनसे हो ना पाया। भैया देखिए डॉक्यूमेंट्री, मैं नहीं मानता सच है झूठ है, बीबीसी ने बनाई है भैया, हमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो छात्र हैं, हम देखकर बताएंगे उसमें क्या गलत है सही है, लेकिन आप बैन क्यों कर रहे हैं? मेरे दादा बोलते थे जहां गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है, क्यों बैन कर रहे हैं? क्योंकि आप देश को भटकाना चाहते हैं। अरे डॉक्यूमेंट्री आप कह रहे हैं और मुद्दों पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ, डॉक्यूमेंट्री बनी पड़ी है, राम के नाम जरूर देखिएगा। देश मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं किस तरीके से राम के नाम पर इस देश में फसाद फैलाया गया, और आज ये भाजपा की सरकार यहाँ पर आई है, और फिर इन्होंने जो गुजरात में जो दंगे किए थे उस पर भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक किताब भी लिखी गुजरात की, उसे पढ़िएगा। रोहित जी बीच में नहीं, एक चीज को डिटेल, रोहित जी बीच में नहीं, रोहित जी बीच में नहीं, सब चीजें मैडम अदालत तय नहीं करती, कुछ एकेडमिशियन के लिए भी छोड़ दीजिए, सवाल हमेशा रह जाते हैं। आप कैसे तय करेंगे सवाल? चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है जब प्रोफेसर परवेश चौधरी बोलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप उसी एकेडमिशियन की बात सुनेंगे, बीच में मत बोलिएगा। राइट विंगर है तो, और आप क्या हैं? मैं तो मध्यम मार्गी हूँ, बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला। अच्छा अंजना जी, वामपंथियों की समस्या क्या है? देश के राजनीतिक मंच से ये बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, गुम हो गए हैं, अब इनके लोग नहीं है। केरला को छोड़ दिया जाए तो इनकी कहीं सरकार नहीं है और ना इनका कोई अस्तित्व है। लेकिन आज भी विश्वविद्यालयों के अंदर संगीत रागी जी ने कहा, संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, संगीत रागी जी ने अच्छी बात कही। ये जो 4-5 विश्वविद्यालय है ना, इन विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को बलगराने का काम, उनको गुमराह करने का काम ये वामपंथी विचार के लगाए हुए शिक्षक कर रहे हैं। यही जेएनयू के अंदर है। जिस जेएनयू ने, धीमान ठीक बात कह रहे हैं, जिस जेएनयू ने इस देश को तमाम इंटेलेक्चुअल्स दिए हैं, तमाम मिनिस्टर्स दिए हैं, तमाम आईएएस दिए हैं, लेकिन इसी जेएनयू के अंदर से इस तरह के वामपंथी शिक्षकों के द्वारा छात्रों को गुमराह करके कश्मीर की आजादी की बात करी जाती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। अरे आप बीच में मत बोलिए, देखिए थोड़ा सलीका सीखिए। सर बिना देखे कैसे बताएंगे वो सही है? सलीका सीखिए सर, आप मेरे गुरुवर हैं पहले। सर गुरुवर है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिना देखे कैसे बताएंगे सही गलत? मैंने नहीं बोला ना आपके बीच में। आप पहले गुरु हैं आप हमारे, हम आपसे पूछ रहे हैं बिना देखे कैसे बताएं? आई विल हैव टू आस्क यू टू लीव द डिबेट इफ यू डू दिस प्लीज सर। नो, आप छोटा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जवाब सुनने में बताएं गुरु जी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आप तो पहले कांग्रेस में रहे, अब ये भी कांग्रेस में हूँ, आप वामपंथी चल रहे हैं आजकल, कांग्रेस छूटा पीछे। मैं धीमान जी प्लीज, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, इतनी बात कह रहा हूँ कि उसी जेएनयू, जिस जेएनयू के अंदर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती थी, कभी जेएनयू के अंदर से तमाम सारे बड़े लोग निकल कर आते थे, उसी जेएनयू के अंदर इन्हीं वामपंथियों ने कश्मीर की आजादी की बात करनी शुरू करी। इसी जेएनयू के एक प्रोफेसर कहती है कि आसाम और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को लेकर के अपनी अलग से टिप्पणी करने लगती है। तो ये क्या है? और उसी जेएनयू के अंदर विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन भी है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी परिषद संगठन नहीं है, जो देश की आजादी की बात करता है, देश के अंदर राष्ट्रवाद को फैलाने की बात करता है ना। लेकिन ये वामपंथी गैंग जो है, ये हमेशा ये प्रयास करता है किस तरह से सुर्खियों में आया जाए। क्योंकि मैंने बार बार ये बात करता हूं कि राजनीतिक रंगमंच से विलुप्त हो गए। ये खबर आ रही है जामिया की खबर आ रही है। एक सेकंड सर, जामिया में आज नहीं होगी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। एसएफआई के छात्रों को हिरासत में लिया गया है। 6 बजे स्क्रीनिंग होनी थी, अब नहीं हो रही है। प्रोफेसर साहब ये बताइए, आपके तो हॉस्टल से दिखता है ना, वहां से स्क्रीनिंग हुई है? बिल्कुल स्क्रीनिंग करी इन्होंने लैपटॉप पे लगाया हुआ था। मैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने ही सारा कुछ हो रहा था और मोबाइल्स में भी लोग देख रहे थे। उसके बाद हंगामा हुआ तो शोर मचा। दोबारा फिर मैं निकलकर बाहर आया तो मैं, क्योंकि मेरी कार बाहर खड़ी होती है, मुझे डर लगा कहीं कार पर पत्थर ना पड़ जाए और बड़ा हंगामा हुआ। फिर मैंने सिक्योरिटी को फोन किया, सिक्योरिटी आई मेरे घर पे सिक्योरिटी आई रात में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस सारी चीजों को देख रहा था। गुरुजी, आप सबका जो आतंक जो ये कर रहे हैं वामपंथी छात्र, छोटा सा सवाल ठीक नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, गुरुजी आप नहीं बच पाएंगे। इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा, आप देखते रहिए आज तक,